हर चैप्टर में हर तरह का चीज़ बताए हुए हैं। नहीं समझे? वीडियो देखो, वीडियो भी तो है। वीडियो छोड़ दिया ना, वीडियो देखोगे वो चीज़ भूल गए हो क्या? छोटा बड़ा चीज़ अब हर चीज़ कॉपी में नहीं लिख सकते हो। जो छोटा चीज़ है वो बोल देते हैं, ठीक ना, कभी लिखवा भी देते हैं, लेकिन वीडियो में तो है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब कोई स्ट्रेटेजी हम बताएंगे नहीं, अब अपना स्ट्रेटेजी यूज़ करो। मेरा स्ट्रेटेजी तो काम कम ही नहीं किया। अब ज़्यादा स्ट्रेटेजी बताएंगे तो हो सकता है वो तुम्हारा और कुछ गड़बड़ हो जाए, इसलिए बताएंगे नहीं। अब कोई स्ट्रेटेजी नहीं, जब समय पे नहीं मानते हो। मैथ बनाने वाला चीज़ है, मैथ बनाना ही पड़ेगा। अब शुरू से फिर सब बनाओगे टाइम बहुत लगेगा, ठीक ना। कोई चैप्टर ये नहीं कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट कम है वो ज़्यादा है। सब इम्पोर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन से ज़्यादा आता है, तो इंटीग्रेशन में अब देख लो कहाँ से क्या है। केस वाला एक दो क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। केस वाला सवाल ज़्यादा, केस फिक्स है, केस का रहेगा, एक दो क्वेश्चन रहेगा। हाँ वो भी एक दो रहेगा, ज़्यादा वो छोटा क्वेश्चन में रहेगा, बड़ा में नहीं रहेगा। हाँ तो ऐसा थोड़ा वो तो बनिए जाता है। लेकिन जो इंटीग्रेशन 10 वो रहेगा, 10 करीब इंटीग्रेशन पूछ देता है, छोटा बड़ा सब तरह का। बुक से रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। तो वो सब तो करना पड़ेगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि हम अपने चारों, मतलब हम अपने आसपास दो तरह का सब्सटेंस देख, दो तरह का चीज हमेशा देखते हैं। एक देखते हैं मैटर, दूसरा देखते हैं रेडिएशन, ठीक ना। रेडिएशन कैसे नहीं देख रहे हैं? देख लो, लाइट। रेडिएशन में बताए थे ना, कैटेगरी होता है, इतना से इतना फ्रीक्वेंसी, विजिबल होता है, इनविजिबल होता है, सब तरह का होता है। पिछला चैप्टर तो पढ़ाई थे, फ्रीक्वेंसी बताए थे, इतना से इतना के बीच होगा, विजिबल रेज कहलाता है, वो भी तो रेडिएशन है। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रारेड, सब तो रेडिएशन ही है। तो जो सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसको सेंस कर सकता है, वो देखेगा, ठीक ना। सब चीज़ तो नहीं देख सकता है, लेकिन हम अपने आसपास दो चीज़ हमेशा पाते हैं, मैटर और रेडिएशन, ठीक ना। मैटर किसको बोलते हैं? मैटर बोलते हैं उस सब्सटेंस को, मतलब उसको बोलते हैं जो एटम्स का बना होता है। एटम्स का बना होगा तो मास होगा, मास इज मैटर। कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ जिसमें मैटर होता है, मास होता है, उसी को मैटर बोलते हैं। शुरू से पढ़ते आ रहे हो। हाँ हाँ, तो लेकिन अभी के लेवल में मास खत्म हो जाता है, ठीक ना। अभी के लेवल में बोलते हैं कोई भी चीज़ जो एटम्स का बना होता है, वो क्या कहलाता है? मैटर या मटेरियल्स कहलाता है, ठीक ना। और रेडिएशन पढ़े हुए किए हैं पिछला चैप्टर में। रेडिएशन मतलब हो गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडिएशन का मतलब एक्चुअल में सीधा 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 का सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन है। वो या तो विजिबल होगा या इनविजिबल होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब एनर्जी का फॉर्म। एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहा है तो क्या करता है? एनर्जी करता है। पढ़ाए हैं पिछले चैप्टर में? नहीं, पिछला चैप्टर जस्ट पढ़े हैं अभी। तो हम अपने आसपास जो दो चीज हमेशा अवेयर होते हैं, वो दोनों चीज है, मैटर और रेडिएशन, ठीक ना। अब देखो इस चैप्टर में क्या है कि जो मैटर है, जो जानते हैं सिर्फ एटम का बना है, तो क्या उससे रेडिएशन भी होता है? क्या हम लोगों से रेडिएशन होता है? होता है, बताए थे, जो जिंदा है, ठीक ना, रेडिएट करता है, तब ना थर्मो न्यूक्लियर, थर्मो कैमरा पकड़ लेता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो जो भी चीज़, जो भी मैटर है, अगर उसके पास वेलोसिटी है, उसके पास क्या है? वेलोसिटी। जो जिंदा है वो मूव करेगा ही, ठीक ना, या हिलेगा डुलेगा भी। तो जो भी चीज़, जो भी मैटर है, अगर इस चैप्टर में कहा गया कि जो भी मैटर है अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें रेडिएशन, उससे रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? ठीक ना। तो मतलब वो डुअल नेचर हो गया कि मैटर मटेरियल का भी बना है, रेडिएशन का भी बना है। तो क्या रेडिएशन भी मैटर का है? क्या रेडिएशन में भी मैटर है? कैसे? हाँ, नहीं, इस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर। मतलब किसी भी चीज का दो नेचर होता है। अगर मैटर में मास है तो रेडिएशन भी है, ठीक ना। और रेडिएशन में अगर रेडिएशन है तो उसमें मास भी, मतलब वो किसी पार्टिकल का बना है, वो भी कहा गया है,
ठीक ना। इसी चैप्टर को कहा गया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक ना। इसमें बहुत कुछ लिखाएंगे, लिखा लिखा के समझाएंगे, ठीक ना। बुक में तो देखिए कि वो कैसे लिखा है, देखो एकदम स्टोरी स्टोरी भी ऐसा नहीं लिखता है, ठीक ना, एकदम काला कर दिया है, ठीक ना। तो पढ़ोगे तो सवाल ही नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। हाँ, वो समझ में नहीं आएगा बहुत। एक तो ऐसे मॉडर्न फिजिक्स है, बहुत ऊपर का चीज़, वो बोलता है आधा चीज़ लिखेगा, बोलेगा इस चैप्टर में ऐसा आप पढ़े थे, फिर 2 लाइन पढ़ोगे कहोगे अगला चैप्टर में आप ऐसा पढ़िएगा ठीक ना। आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब ना मतलब अगला चैप्टर जाके पढ़ेंगे, तो ऐसा करते करते क्या करेगा, वो चैप्टर खत्म कर देगा, ठीक ना। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए वैसे भी बहुत करेजा चाहिए, ठीक ना। तो जो ऐसा चैप्टर रहता है उसमें यही सब लिखेगा कि फ्रॉम 11th क्लास दिस इक्वेशन नंबर दिस, 11 जाके खोजो पता चला आ गया, वो चैप्टर में पढ़े हैं, तो वैसे सब हो गया, ठीक ना। तो हम एक एक चीज करके लिखाते जा रहे हैं, सबको समझाते जाएंगे। चैप्टर में जो सिलेबस में है सब चीज बता देंगे, सब थ्योरेटिकल है, ठीक है। हाँ, कटा नहीं है, बहुत चीज काट दिया, तो फिर छोटा कर दिया चैप्टर। नए वाला बुक है ना, बुक है ना, देखते हो कितना मोटा था, सब चैप्टर से काट दिया है। चलो लिखो मैटर मैटर लिखो, डैश देकर लिखो, एनीथिंग एनीथिंग which is made of anything which is made of matter anything which is made of atoms matter लिख दिया था ना, made of atoms is called matter or materials, matter or materials। ब्रैकेट में लिख लो, इट हैज पार्टिकल नेचर इट हैज पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, रेडिएशन लिखो, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स all the electromagnetic waves are considered as radiation, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखो इट इज ए, हाँ, इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअल में क्या है, ये प्योर एनर्जी है। जितना भी रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वो है। पिछला चैप्टर में पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या चीज़, एनर्जी का एक जगह से दूसरे जगह विदाउट मीडियम ट्रांसफर, ठीक ना। तो इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लो, इसको वेव नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव नेचर। और मैटर को बोलते हैं पार्टिकल नेचर, ठीक ना। लिखो फिर पैराग्राफ चेंज करके, वी ऑलवेज ऑब्जर्व्ड around us we always observed around us matter and radiation, ठीक है। कहीं भी हम लोग चल जाएंगे, ये दो चीज़ हमेशा दिखेगा ही दिखेगा, मैटर भी रहेगा आसपास, खुद हम लोग जा रहे हैं तो मतलब मैटर है, और रोशनी तो होगा ही, नहीं भी होगा तो कोई ना कोई तो रेडिएशन वहाँ पे आएगा ही, ठीक ना। किसी का आवाज़ आएगा, कुछ ऐसा नहीं होगा तो पता चला कोई अलग चीज़ है, जैसे अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, जो दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो हम लोग जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे दो चीज़ हमेशा रहेगा, मैटर और रेडिएशन। इसमें कहीं कोई सोचने वाला बातें नहीं है, ठीक ना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ऑल रेडिएशन हैव all radiation have all radiation have, हाँ लिखो, all radiation have wave nature as well as particle nature, called dual nature,
कॉल्ड डुअल नेचर। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ऑल्सो ऑल द पार्टिकल्स हैज, ऑल्सो ऑल द पार्टिकल्स हैव, ऑल्सो ऑल द पार्टिकल्स हैव particle nature, particle nature as well as wave nature, as well as wave nature। ब्रैकेट में लिख लो when it moves। वेव नेचर तब होगा जब उसके पास क्या होगा, मूवमेंट होगा। फुल स्टॉप। इसी में लिखना, एंड द वेव प्रोड्यूस्ड बाय मैटर, and the wave produced by matter, and the wave produced by matter when it moves is called matter wave, is called matter wave। ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके पास वेव नेचर होता है, मतलब वो वेव अपने आसपास फॉर्म करता है। इस वेव को क्या बोलते हैं, मैटर वेव। ठीक है, अब लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जानते हो, बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जो कि वो कहीं भी जो अपने ऑर्बिट में वो किसी भी एटम का जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है वो सबसे न्यूक्लियस से दूर होता है। न्यूक्लियस का उस पर पकड़ फर्क बहुत कम रहता है, हाँ कब बहुत कम रहता है, तो वहाँ का इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो फ्री रहने के लिए होगा तो वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो कब होगा, जब हम उसको वर्क फंक्शन, पहला चैप्टर में पढ़ाएंगे, याद होगा, सबसे पहला चैप्टर में वर्क फंक्शन क्या होता है, अभी वीडियो में होगा, कि वो एक मिनिमम एनर्जी हम उसको सप्लाई करेंगे जिससे वो गेन करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और निकल जाएगा। ठीक ना। मेटल में क्या होता है, बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए होता है कि अपने सराउंडिंग से वो उसका हर एक मतलब तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो पहले तो उसका न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो मेटल का उस पर मतलब न्यूक्लियस का जो पकड़ है उस पर बहुत कम है। अब एनर्जी गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ज़्यादा जोर से वाइब्रेट करेगा। ठीक ना। अब कोई आदमी मान लो क्या है, यहाँ से वहाँ दौड़ रहा है, ठीक ना, उसमें कुछ लगा दिए, प्रोपेलर लगा दिए, ठीक ना, हवाई जहाज वाला मशीन लगा दिए, तब तो और तेजी से भागेगा इधर उधर, ठीक ना, दीवार तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वाइब्रेट ज़्यादा जोर से नहीं करेगा, नहीं चाहते हुए भी उसको क्या करेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी धुआं इधर मार रहा है तो उधर चल जाएगा, फिर मशीन इधर घूम गया तो उससे धुआं दीवार तोड़ के निकल जाएगा। तो क्यों, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है। तो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व करेगा काइनेटिक एनर्जी बॉडी, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, वो जो आउटरमोस्ट सेल है उससे निकल जाता है, निकल जाता है लेकिन मटेरियल के अंदर ही रहता है। ठीक ना। हाँ, मेटलियर के अंदर मेटल में घूमते रहता है, लेकिन वो सरफेस, ठीक ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी लेता है। फिर अगर उसको और फर्दर एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। तो एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जब वो गेन कर लेगा तो वो सरफेस से भी बाहर निकल जाएगा, मतलब जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कंडीशन में जो मिनिमम एनर्जी गेन करता है, जिससे वो सरफेस को छोड़कर सराउंडिंग में, मतलब मेटल का सरफेस छोड़ के दूसरे जगह चला जाए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, ठीक ना, वो अभी लिखाएंगे अभी। सबसे पहले लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लिखो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost orbit, the electrons present in outermost orbit of an atom, of an atom which will free, which will free when it gains, which will free when it gains energy, are called free electrons, are called free electrons। फुल स्टॉप। इसी में एग्जांपल में लिख लो, metals have, metals have
large number of free electrons. Metals have large number of free electrons. तो कहने का मतलब अगर ये मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे क्या ले रहा है एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है, ये क्या करेगा बाहर आ जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया तो ये इलेक्ट्रॉन, चाहे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया आउट मतलब सराउंडिंग से, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक ना। बाहर आ जाएगा तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना। तो ये तुम्हारा मान लेते हैं ये क्या है, मेटल शीट है। तो मेटल शीट में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा जो मेटल के सरफेस को स्केप नहीं कर सकता है, ठीक ना। मेटल के सरफेस के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहाँ तहाँ दौड़ते रहता है, रैंडम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर हर एक एटम मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ओवरऑल मेटल पॉजिटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना भी चाहेगा तो पॉजिटिव वाला कहेगा कहाँ जा रहे हो, वापस आ जाओ, ठीक ना। तो आएगा, अगर हमको जाना है तो जाना है तो बोलो बाहर जाओ और एनर्जी लेके आओ, मेरा बंधन तोड़ के भाग जाओ, तो बाहर से वो वर्क फंक्शन लेके आएगा, निकल जाएगा, ठीक ना। बना लो डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, ठीक है, इसका सिंबल होता है फाइन नॉट, ब्रैकेट में लिख लेना फाइन नॉट, वर्क फंक्शन। लिखो द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required, the minimum energy required to an electron, the minimum energy required to an electron to escape the surface of a matter, surface of matter, surface of a matter is called work function। ठीक है, जैसे वो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसको वर्क फंक्शन के बराबर मिल जाएगा एनर्जी तो वो सरफेस छोड़ के बाहर चला जाएगा, समझा। मतलब किसी भी मैटर से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को एकदम बाहर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए मिनिमम, उसी को क्या बोलते हैं, ठीक ना। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब निकलेगा लेकिन मैटर के अंदर ही रहेगा, सरफेस को स्केप नहीं कर सकता है। लेकिन अब सरफेस को भी स्केप करना है तब एनर्जी चाहिए मिनिमम एनर्जी, वही क्या कहलाता है उस इलेक्ट्रॉन का, वर्क फंक्शन, ठीक ना। वर्क फंक्शन जैसे मिलेगा डिटैच हो जाएगा पूरा मैटर से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिखो मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन।
अब किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन को इमिट कैसे कराते हैं, एकदम कम्प्लीटली उसके सरफेस से बाहर कैसे करवाते हैं, ठीक ना। स्टेप्स है क्या? 4 मेथड है, सिलेबस में है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट में फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैटर, पहला नहीं नहीं इसी में लिखो ना, मतलब हो गया है इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब किसी सरफेस मैटर के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मैटर। अब लिखो पहला, पहला लिखो थर्मियोनिक इमिशन, सर TH THERMIONIC, थर्मियोनिक इमिशन, ठीक ना। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है समझ लो, समझा देते हैं, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, किसी भी मैटर से अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उसके सरफेस से स्केप करवाना है, इमिट करवाना है, बस उसको कुछ नहीं करेंगे, आग पे चढ़ा देंगे। हीट करेंगे। हाँ हीट करेंगे, हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगा, एनर्जी मिलेगा हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और एनर्जी लेगा, तो और एनर्जी लेगा मतलब उसका वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा तो इतना एनर्जी उसको लगातार हम देते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि अब उसको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए सरफेस से बाहर भागने के लिए, मतलब वर्क फंक्शन मिलेगा और वो सरफेस से भाग जाएगा। तो इस मेथड से जिसमें हम लोग हीट सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सरफेस से भगाते हैं, ठीक ना, उसको थर्मियोनिक इमिशन बोलते हैं, ठीक ना। इसको लिखा देते हैं, लिखो लिखो in this process we supply the heat energy to a matter which contain free electrons. This process we अप्लाई क्या के लिए होगा, इन दिस प्रोसेस वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू ए मैटर विच कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, full stop, such that the heat provided is greater than or equal to the work function is greater than or equals to the work function, then the electrons escape to the work function. then the electron escapes from the surface of the matter. जैसे ही वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसके सरफेस से 1 2 11, ठीक है। तो जैसे मान लो ये क्या है, ये मान लेते हैं मेटल शीट है, मेटल शीट में ना फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये मेटल शीट है, ये इसको हम क्या करते हैं, ये फ्लेम पे ठीक ना हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। ये शीट है ना, मेटल शीट। हाँ मेटल शीट, मेटल रॉड जो बोलो, सब में तो फ्री इलेक्ट्रॉन आता ही ना। इस मेथड को बोलेंगे थर्मियोनिक इमिशन। ऐसे तो नहीं देख पाएंगे जो निकल रहा है सब। इलेक्ट्रॉन को देखता है तो फिर तुमको देखना है क्या, तो PhD कर लोगे तब फिजिक्स में, तब देखने को मिलेगा, ऐसे सोचबे मत करो। जितना चीज़ पढ़ते हैं थोड़ा हम लोग देखते हैं, तो पढ़ते हैं ना। लिखो, दूसरा लिखो सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। इस मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई मेटल शीट है तो उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो बाहर से क्या करेंगे कि बहुत एक इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर से हम क्या करेंगे
कि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड में हम इसमें बम्बार्ड करेंगे, ठीक ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से जो इस मेटल शीट में हम बम्बार्ड करेंगे, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये बाहर से आएगा, बहुत स्पीड, बहुत वेरी हाई स्पीड, ये इससे टकराएगा, टकराएगा तो बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी इसको सप्लाई करेगा। काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करेगा तो एक ऐसा समय आएगा जब इसको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक ना। तो इस मेथड को बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी मतलब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ये भाग जाएगा, समझा। या प्राइमरी उसको सेकेंडरी उसको नहीं मारना। नहीं, प्राइमरी जो बाहर से टक्कर मारेगा वो प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी भागने वाला, ठीक है। लिखा देते हैं, अभी पहले लिखो। लिखो, इन दिस मेथड in this method a fast moving electron is collided with the free electrons present in metal and in this process kinetic energy will transferred to it. In this process kinetic energy will transferred to it such that if the kinetic energy transferred is more than work function then the electron will escape from the surface. ठीक है, समझ गए। अब इसका एक डायग्राम बना लो। ये फिर से क्या लेंगे, एक मेटल शीट लेंगे जिसमें दुनिया भर का इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़ा हुआ है पहले से, सरफेस को छोड़ना चाह रहा है लेकिन नहीं छोड़ रहा है, मेटल शीट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और ये किस तरह से है, वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से ये इसमें कोलाइड हो रहा है। अब इसको मारेगा, खटाक से बाहर कर देगा। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन मारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, बहुत हाई स्पीड से एकदम मेटल से सीधे बाहर निकाल दिया। कैरम बोर्ड में किसी गोटी को खूब जोर से मारोगे तो बोर्ड पे रहता है गोटी, बाहर चला जाता है बोर्ड पर से, सरफेस से एकदम उठ के। वही हाल इसका हो गया, जबकि वही गोटी है, वही गोटी से मार रहा है। मेटल शीट, टी छूट गया, लिख लेना। ठीक है, 2 मेथड हो गया, तीसरा मेथड लिखो। तीसरा मेथड लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तीसरा नंबर, 2 लिखा है इसके पहले, तीसरा नहीं होगा तो पहले इसको लिख लो तब समझाएंगे। लिखो, इन दिस प्रोसेस
ए रेडिएशन ब्रैकेट में लिख लो फ्रॉम ए सोर्स will be scattered to the free electrons in a metal sheet full stop. The free electrons absorbed the energy from radiation. The free electrons absorb the energy from radiation, and if the absorbed energy is greater than the work function then it will escape from the surface of the metal. The surface of metal. लिखा, पैराग्राफ चेंज करके लिखो. The process is called photoelectric emission. फुल स्टॉप. इसी फुल स्टॉप के बाद लिखो इसी में, here the energy supplied through a radiation is assumed as a particle called photons. PHOTONS. photons ब्रैकेट में लिखो, which are packets of energy. ठीक है, इसका मतलब समझो अब होता क्या है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो सबसे पहले क्या लेंगे, एक मेटल का शीट. ये हो गया मेटल शीट. क्योंकि मेटल शीट इसीलिए लेते हैं कि पहले से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है. ठीक ना. तो मेटल शीट्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. अब यहाँ पे एक सोर्स है. ठीक ना. सोर्स में बल्ब जो भी हो सकता है. ठीक ना. सोर्स जहाँ से रेडिएशन निकल रहा है ऐसे. ठीक ना. तो रेडिएशन जब निकलेगा तो रेडिएशन क्या है, एनर्जी है. तो ये एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा. तो कभी अब ये एनर्जी ऐसा नहीं कि ये इसी से काम चल जाएगा. ठीक ना. अगर ये नहीं भाग रहा है तो हमको इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा. ठीक ना. फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ाएंगे. फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, अरे बल्ब हो सकता है. ठीक ना. अभी बल्ब यहाँ पे लगा है. ठीक ना. अभी पूरा जो जितना बल्ब लगा रहा है मान लो सब जला देंगे तो रोशनी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन यही बल्ब को हटा के हम हेलोजन लगा दें. पर पाओगे क्लास में, भाग जाओगे तुरंत 2 मिनट में. ठीक ना. टेबल वेबल सब जलने लगेगा. क्यों कि हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा सब. ठीक ना. रखोगे तो बाप रे. ठीक ना. तो बस वही है, पहले भी बल्ब लगाए थे, बाद में भी बल्ब लगाए हैं, बाद में इंटेंसिटी बढ़ा दिए. अभी 10-10 वाट का लगाए, पहले 100-100 वाट का एक हो जाएगा. तो इंटेंसिटी मतलब पावर बढ़ा दिए. ठीक ना. या यही बल्ब लगाए हैं. ठीक ना. इसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो एनर्जी ज़्यादा क्या करता है, भेजने लगेगा. ठीक ना. तो यहाँ सोर्स कुछ भी हो सकता है. सोर्स लिखना है, ऐसा नहीं कि अब बल्ब लगा दिए. सोर्स मतलब यहाँ से रेडिएशन निकलेगा. ठीक ना. तुम लिखने में रहते हो, समझने वाला चैप्टर है, समझोगे नहीं, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा. तुम लाल हरा काहे के लिए अभी यूज कर रहे हो. इधर लिखो सोर्स. देखो सोर्स से एनर्जी निकल रहा है, रेडिएशन. अब ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा.
कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब ये इतना एनर्जी इस रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर चुका है कि वर्क फंक्शन के बराबर इसको एनर्जी मिल चुका है, ये क्या होगा, भाग जाएगा, ठीक ना। और इस केस में जो ये एनर्जी से यहाँ मतलब सोर्स से जो ये रेडिएशन निकलता है इसको पार्टिकल माना जाता है, जिसको फोटॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक ना। तो फोटॉन्स क्या है, पार्टिकल माना जाता है, कहा गया है, लेकिन ये क्या है, पैक ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का क्या है, पिटारा है, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, जहाँ जा रहा है मतलब पैक जा रहा है एकदम, जैसे जैसे बाराती में जाते हो डिब्बा भर भर के देता है ना पैकेट, तो अंदर में सबको पता है सब चीज़ मिल रहा है, तो उसी तरह तुम्हारे पास फोटोन गया तो अंदर में बहुत सारा एनर्जी खोलोगे जैसे बहुत सारा एनर्जी मिलेगा। तो फोटॉन्स को याद रखना है, जो आगे पढ़ना है फोटॉन्स के बारे में, ठीक ना, आज नहीं कल ही मिलेगा, कल खत्म हो जाएगा। फोटॉन्स का मतलब समझना है क्या है, पैक ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी, बंडल एकदम जा रहा है, ठीक ना। तो अब मतलब हम सोर्स ऑफ एनर्जी से जो भी रेडिएशन आएगा तो समझेंगे किसी इलेक्ट्रॉन को मिला है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फोटॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फोटॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक पार्टिकल से, मतलब है ऐसा एजम्पशन है, माना है, ऐसा कुछ है नहीं, और वो पार्टिकल को कहा गया कि पार्टिकल की जैसा मानते हैं, लेकिन है क्या चीज़, ये पैकेट है, किस चीज़ का, एनर्जी का। तो पॉकेट से निकालेंगे कुछ पैकेट निकल के, या तो उसको तो हम पार्टिकल ही नहीं बोलेंगे, मैटर है। लेकिन पता चला इसके केस में पार्टिकल नहीं है, मतलब पैकेट है, लेकिन उसमें खोलेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, एनर्जी होगा, हाथ जल जाएगा, समझे, डायग्राम बना लो। इसमें एक और चीज लिखा है सर, इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। अरे वर्क फंक्शन या उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा तभी ना भागेगा वो, ठीक ना। 100 जूल इसको वर्क फंक्शन है, तो 100 नहीं तो उससे 101, 100 जैसे टपेगा भाग जाएगा, वही तो लिखा है, वो तो हर केस में होगा। ऐसा थोड़ा है कि बल्ब जला देंगे इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। लास्ट चौथा लिखो, फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन। पहले इसको लिख लो, समझा देते हैं तुरंत, ये समझ गए हो ना। हाँ, देखो, इन दिस प्रोसेस a very high electric field a very high electric field is developed across the end of a metal sheet which contains free electrons, full stop. due to due to a very high electric field due to a very high electric field develops due to very high electric field develops end of across the end of metal sheet. The free electrons experienced force of higher magnitude in opposite direction of electric field. Hence it moves and its kinetic energy increases.
its kinetic energy increases. If the kinetic energy increases is greater than, if the kinetic energy increases is greater than the work function, it will escape from the metal surface. ठीक है, ये एक्चुअल में पढ़े, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, पिछले नहीं फर्स्ट चैप्टर में। ये मान लो कोई मेटल का सीट है, ठीक ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरा पड़ा है, इधर उधर घूम रहा है आवारा की तरह। हम क्या करेंगे, इसके दोनों एंड को जोड़ देंगे एक बैटरी से जो बहुत ही हाई पोटेंशियल, भी कैसा है यहाँ पे भी जो डेवलप हो रहा है, हाई पोटेंशियल, बहुत ही हाई पोटेंशियल के बैटरी से जोड़ देंगे। तो जैसे ही पोटेंशियल से जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना। चार्ज तो पहले से इसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। क्योंकि F बराबर क्या होता है, Q इंटू E होता है ना, F बराबर Q इंटू E, ठीक ना, होता है। तो F बराबर Q इंटू E बहुत ज़्यादा है, तो F ज़्यादा होगा। तो F ज़्यादा होगा, किसी भी पार्टिकल पे अगर फोर्स बढ़ाएंगे में क्या होगा, एक्सेलरेशन, मूवमेंट होगा। तो फोर्स जितना ज़्यादा होगा मूवमेंट उतना तेज होगा। मूवमेंट तेज होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा, बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। मूवमेंट है मतलब कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जितना ज़्यादा होगा, ठीक ना, एफ भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एफ ज़्यादा होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि काइनेटिक एनर्जी इतना हो चुका है वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल के क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। इससे निकल गया, भले तार में गया अलग बात है, मेरा मेन पर्पस है इससे क्या, सरफेस से क्या करना, निकालना है, समझ गए। तो इस मेथड में यही होता है। डायग्राम बना लो। चार मेथड से हम लोग इलेक्ट्रॉन को इमिट करा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं किसी भी मैटर के सरफेस से। ठीक है, चारों मेथड समझ गए। बुक में पढ़ोगे यही पूरा सब लिखा रहेगा, आगे पीछे करके लिखा ही रहता है, सब सिलेबस में है, ये सब जो भी पढ़ा रहे हैं सिलेबस का है। ठीक है, अब लिखो, टॉपिक का नाम दो, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। किसी भी रेडिएशन का इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा रेडिएशन पे, ठीक ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा पॉइंट लिखो, उसके बाद दोनों पे आएंगे। लिखो व्हेन एवर रेडिएशन, ब्रैकेट में लिख लेना लाइट, क्योंकि हम लोग लाइट रेडिएशन मतलब लाइटें समझते हैं, लेकिन याद रखना है सिर्फ लाइट रेडिएशन नहीं होता है, बहुत सारा उसका हम लोग बैंड पढ़ चुके हैं, नहीं, स्पेक्ट्रम पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में। हाँ, तो व्हेन एवर रेडिएशन, ब्रैकेट में लाइट इज इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स, is emitted from a source, it spreads through a source in the form of a small packets, of energy called photons,
ठीक है, मतलब किसी भी सोर्स से जब रेडिएशन निकलता है, ठीक ना, तो एक्चुअल में वहाँ से वो बहुत छोटा छोटा पैकेट में आगे बढ़ता है। वही छोटा छोटा पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक ना, कहने का मतलब अगर यहाँ पे मान लो कोई सोर्स है, लो ये लाइट लिए तो बल्ब ले लेते हैं, ठीक है, ये बल्ब सोर्स कह सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से अगर ये लाइट निकल रहा है इस चारों डायरेक्शन में, तो समझ लो ये एक्चुअल में इस तरह से, मतलब ये डायग्राम ऐसे, ऐसा नहीं कि ये इस तरह से मान के सकते हैं, ये पैकेट है आगे बढ़ रहा है, ये छोटा छोटा पैकेट है, ठीक ना। ये पैकेट यहाँ था, अब यहाँ गया, फिर ये आगे बढ़ गया तो पीछे फिर एक नया पैकेट चल रहा है, ठीक ना। जैसे किसी फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट पे प्रोडक्ट चलता है ना, छोटा छोटा पैकेट में होता है, ठीक ना। तो ये पैकेट्स के फॉर्म में यहाँ पे जो है तुम्हारा रेडिएशन आगे बढ़ता है, और ये पैकेट्स एक्चुअल में क्या नहीं है, फोटॉन्स है। ये पैकेट्स क्या है? फोटॉन्स, पैकेट्स ऑफ किसका? ये जो छोटा छोटा पार्टिकल, इसको हम कहते हैं फोटॉन्स, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या है? पैकेट है। किस चीज़ का? एनर्जी का। तो रेडिएशन हमेशा जो आगे बढ़ता है छोटा 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 पैकेट के फॉर्म में आगे बढ़ता है। उस पैकेट को एज्यूम किया जाता है, होता नहीं है, पार्टिकल्स की तरह। और पार्टिकल्स का नाम क्या कहा गया है? फोटॉन्स, ठीक ना। फोटॉन्स क्या है? पैकेट है। किस चीज़ का? एनर्जी का। बना लो। बनाए। अब ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो हर पैकेट में एनर्जी होता होगा, तो वो जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा उसको लिखना है। द फोटॉन्स हैज पैकेट्स ऑफ किस चीज़ का? एनर्जी। एंड एनर्जी होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा h इंटू न्यू, दैट इज E बराबर h न्यू। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻31। और न्यू क्या है? न्यू जानवे करते हो क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? एनर्जी होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे ये 2 न्यू बढ़ाएंगे, 2 तो फिक्स हो जाएगा, न्यू बढ़ाएंगे ये क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जिस सोर्स से निकलने वाला लाइट का रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, उसके पास एनर्जी क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा, ठीक ना। अब सिंस न्यू बराबर c/λ, क्योंकि जानते हैं जितना भी तुम्हारा ये रेडिएशन है सबका स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो न्यू बराबर v/λ लिखते थे, लेकिन यहाँ c/λ होगा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। देयरफॉर E बराबर h
और न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी बाय लेमडा। इसके ऊपर सवाल भी है सर, जैसे हम निकल सकते हैं। छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है। बेसिकली ग्राफ व्राफ कुछ भी आ सकता है, अजीब तरह का चैप्टर है, जो भी चीज़ लिखा है सबको याद रखना पड़ेगा। यूर एस सी बाय लेमडा, समझ गए। एक फार्मूला से स्पष्ट हो गया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक ना। लिखो, क्लियरली इट इज ऑब्जर्व दैट, क्लियरली इट इज ऑब्जर्व दैट, clearly it is observed that energy is depends on, clearly it is observed that energy is depends on frequency of the source of radiation, of the source of the radiation। नहीं, नीचे लिख लेना पैराग्राफ चेंज करके, दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक ना, ये बल्ब अगर हम मान लो 100 वाट का लगाएं, ठीक ना, किसी दूसरे कंपनी का हम 100 वाट का बल्ब लगा देंगे, ठीक ना, तो अभी जो एनर्जी मिल रहा है क्या वही एनर्जी मिलेगा हमको, क्योंकि उसका भी, एनर्जी से लेकिन अगर ये वाइट कलर का है, रेड कलर का लगा देंगे 100 वाट का, फ्रीक्वेंसी क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसका अलग होगा, ठीक ना। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा रेड का, ठीक ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तब भी सर एनर्जी ज़्यादा हाँ नहीं, रेड का हालांकि वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, समझे। रेड का वेवलेंथ क्या होता है सबसे ज़्यादा, VIBGYOR होता है ना, VIBGYOR नीचे, तो भी ऊपर वायलेट का सबसे ज़्यादा होगा, वायलेट का कलर लगाएंगे तो फिर एनर्जी, हाँ, वेवलेंथ सबसे कम होगा, VIBGYOR, आर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, ऊपर का सबसे कम होगा, तो ये कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा अपने आप, समझ गए, कोई दिक्कत। अब अभी दो चीज़ का, एनर्जी और क्या बताए थे, अच्छा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी से हमेशा याद रखना कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी क्या होगा, सोर्स से ज़्यादा मिलेगा, मतलब जो तुम्हारा वहाँ से क्या चलेगा, फोटॉन्स चलेगा, उसका बंडल में एनर्जी ज़्यादा होगा। हर एक बंडल में पहले 3 टॉफी आता था, अब 5 टॉफी आएगा, समझा। ऐसा नहीं कि बंडल बढ़ जाएगा, बंडल उतने रहेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे बंडल उतने रहेगा, ठीक ना, लेकिन बंडल में भरा हुआ मटेरियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, if we increase the intensity of source, इंटेंसिटी का मतलब समझ लो जैसे उजला बल्ब है, बाद में हम उजले बल्ब लगाएंगे लेकिन 10 की जगह पे 100 वाट लगा देंगे तो रोशनी ज़्यादा हो जाएगा, तो रोशनी ज़्यादा हो जाएगा मतलब पहले बल्ब लगाए थे 100 वाट का, ठीक ना, तो वहाँ से मान लो 100 वाट का लगा रहे थे, 100 गो बंडल मिल रहा था, 100 वाट का लगा रहे थे, 100 बंडल पहुँच रहा था, 200 वाट का लगा देंगे तो अब कितना बंडल पहुँचेगा, 200 बंडल, तो अब क्या बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी बढ़ेगा कि बंडल बढ़ जाएगा, नंबर, बंडल का नंबर बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी तो उतने न है, तो फ्रीक्वेंसी उतने है, हर बंडल में एनर्जी उतने रहेगा, लेकिन अब 100 वाट के जगह पे 200 वाट का लगा दिया तो बंडल का नंबर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो बंडल्स का डबल नंबर हो जाएगा, मतलब अब जो 100 वाट में 100 बंडल आ रहा था 100 इलेक्ट्रॉन ले रहा था,
अब 200 वाट में 200 बंडल रहा है, तो 100 की जगह पे 100 इलेक्ट्रॉन और बचा है, उसको भी एक आध बंडल मिल जाएगा। तब वो एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा? 200 इलेक्ट्रॉन को। समझे? इसका मतलब ये होगा। याद रखना, इंटेंसिटी का मतलब बंडल का नंबर बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब हर बंडल का नंबर नहीं बढ़ेगा, बंडल के अंदर मटेरियल एनर्जी बढ़ेगा। ये याद रखना है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। नहीं, वो लिखाएंगे क्या के लिए? ये सब चीज़ लिखाने का है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब बंडल के अंदर मटेरियल बढ़ना। बंडल के अंदर मटेरियल क्या रहता है? टॉफी चॉकलेट की एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगा। ठीक ना? और इंटेंसिटी का मतलब बंडल, मतलब बोरी ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, एनर्जी सब में वही 5-5 टॉफी है। समझ गए ना? हाँ, लिखाने का नहीं है ये सब चीज़, बुक में रहता ही नहीं, वो तो हम बना के लिख देते तब ना। बुक में रहेगा लेकिन लिखेगा दूसरे लैंग्वेज, समझ भी नहीं आएगा। हाँ, इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, ब्रैकेट में लिखो, इसी के बारे में थोड़ा सा लिखा है। इंटेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी मीन्स हाँ, इंटेंसिटी मीन्स इंक्रीज इन पावर ऑफ सोर्स, इंक्रीज इन पावर ऑफ सोर्स, दैट इज इंस्टीड ऑफ 100 वाट, ये जस्ट एग्जांपल दिए हैं, ठीक ना? इंस्टीड ऑफ 100 वाट वी यूज 200 वाट बल्ब, 200 watt W watt bulb, that is no color or frequency of source, no color or frequency of source will change। समझ गए? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब 100 वाट की जगह पे क्या कर दिए? 200 वाट, लेकिन बल्ब वही था, पहले उजला था, अभी भी उजले लगा रहे हैं। ठीक है? उजला था मतलब पहले जो फ्रीक्वेंसी था वही फ्रीक्वेंसी का लगा रहे हैं। ठीक ना? ब्रैकेट बंद, लिखे? हाँ, तो शुरू में क्या लिखा था? इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, अब ब्रैकेट के बाद लिखो देन इट इमिट्स मोर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, देन इट इमिट्स मोर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। देखो जो था हम बता दिए, आइए गया मोर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लो फोटॉन्स। ठीक है? अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, डेट इज इफ वी इंक्रीज दी, डेट इज इफ वी इंक्रीज दी intensity of a source, that is if we increase the intensity of a source of radiation, that is if we increase the intensity of a source of radiation, then it emits more photons, then it emits more photons। समझ गए? इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, देयरफॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, number of photons is directly proportional intensity of light। एंड उसी में फिर पैराग्राफ चेंज के लिखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड पैराग्राफ चेंज करके एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है? ये पहले पढ़ा दिए हैं। एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फ्रीक्वेंसी के। नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा किसके? इंटेंसिटी के। दो चीज़ याद रखना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगा हर फोटोन का, और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे सोर्स में नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, पैकेट बढ़ेगा। ठीक ना? दो चीज़ हमेशा याद रखना है। पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है? कोई दिक्कत? भाईवा में क्या पूछेगा? भाईवा बन जाने का, हम भाईवा थोड़ा, हम एग्जाम का तैयार करते हैं। भाईवा में तो पैसा दोगे, नंबर देगा। नहीं दोगे तो नहीं दोगे तो एवरेज थोड़ा अप्रोच रहेगा तब दे देगा नंबर, बिना पैसा दिए। जैसे जिस स्कूल में है प्रिंसिपल से है जान पहचान, जुगाड़ उगाड़ लगा लोगे, हाँ तो दे देगा। लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ये सब तो टर्मिनोलॉजीज था, ठीक ना। अब स्टार्ट हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। खाली लिखाने वाला ही चैप्टर है, ठीक ना। लिखाएंगे, याद रखना पड़ेगा सब, कुछ है ही नहीं। बुक खोल के देखो देखो, एकदम रामायण की तरह लिखा हुआ है, ठीक है। जितना भी पेज मिलेगा कहीं कोई डेरिवेशन नहीं, पूरा एकदम स्टोरी की तरह लिखा हुआ है। अभी तक पढ़ाई सब समझ में आ गया है। अब ये टॉपिक अहम है समझना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हम एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। उसी में 3-4 ग्राफ है, उस ग्राफ को प्लॉट करेंगे और ग्राफ पूछता है, ठीक है। कैथोड रे ही है, एनोड नहीं। एक में कैथोड होगा तो एनोड तो होगा ही ना। बिना कैथोड कैसे होगा? दो एंड होते हैं, एक पे कैथोड होता है तब ना। एक पॉजिटिव एंड को, एक नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड को कैथोड बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, तो होगा ही, ठीक ना। ये सब होता है किसके अंदर? वैक्यूम ट्यूब के अंदर। एक वैक्यूम ट्यूब लेंगे, दोनों का ग्राफ बनेगा। ग्राफ अलग अलग टर्म का बनेगा, प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक ना। हर्ज्ड साइंटिस्ट था, ठीक ना, और एक कौन था, दो मिल के ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक ना। हर्ज और एक साइंटिस्ट था, बाद में फिर इसमें आइंस्टीन आया, अपना इक्वेशन दे दिया, ठीक ना। तो आइंस्टीन यहीं से स्टार्ट किया था अपना फिजिक्स, सोच लो। जहाँ से आदमी समझना स्टार्ट नहीं करता है वहाँ से आइंस्टीन का स्टार्ट होता है, ठीक है। उन्हें लिखो, समझा देते हैं। लिखो हर्ज्ड, HEARTZ, हर्ज्ड, ARTZ, हेनरी हर्ज्ड पूरा नाम था, ठीक ना। एंड लियोनार्ड था कि लिनार्ड था, पता नहीं, बुक में देख लेना, ठीक है। लियोनार्ड होगा, लियोनार्ड नहीं हो, लियोनार्ड तो हीरो का नाम है, ठीक ना। लिनार्ड, LENARD, लिनार्ड होगा, लियोनार्ड नहीं होगा। हार्ट एंड लियोनार्ड एक्सप्लेन दी फोटो नेचर ऑफ रेडिएशन। फोटो नेचर। यस, फोटोन नेचर, फोटो नहीं, फोटोन नेचर ऑफ रेडिएशन। यही दोनों फोटोन नेचर बताया था, किसका? रेडिएशन का, ठीक ना। ये बंडल होता है, पैकेट होता है, उसको पार्टिकल माना जाता है, हर पैकेट को खोलेंगे तो ढेर सारा एनर्जी मिलेगा, ठीक ना। इसी में लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, कैथोड प्लेट। लिखो इट इज ए प्लेट, इट इज ए प्लेट which emits electrons, which emits electrons when radiation from a source, when radiation from a source is incident on it, is incident on it, full stop। फिर लिखो the material which shows, the material which shows these types of nature, the material which shows these types of nature are called photosensitive nature, photosensitive material, photosensitive material oblique metal, फोटो सेंसिटिव। मटेरियल या मेटल कहलाता है, ठीक ना, मेटल में ही होता है ये सब। कैथोड प्लेट का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्लेट जिसपे अगर हम रेडिएशन स्ट्राइक करवाएंगे तो उसे इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाएगा, ठीक ना। तो ये मेटल में ही होता है, और जिस मेटल में ये होता है, ठीक ना, उसको फोटो सेंसिटिव मटेरियल या मेटल बोलते हैं, ठीक ना। मेटल, मेटल सीट, समझा। अलग अलग मेटल का अलग अलग ये होता है, इसका वैल्यू होता है, ठीक ना। देखें बुक लो, थोड़ा सा बुक का डायग्राम देखें। इसमें तो बहुत कुछ लगा के रखा है।
अच्छा, लिनार्ड का नाम है, LENARD, ठीक है ना, लिनार्ड। एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ, चार ग्राफ, ये चारों ग्राफ पढ़ने के लिए अभी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ग्लास का ट्यूब होगा, वैक्यूम ग्लास ट्यूब, ठीक ना। यहाँ पे एक एंड होगा, ये मेटल का सीट होगा, एक मेटल का सीट इधर होगा, ये जो एक्सपेरिमेंट किया है वही बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ वोल्ट मीटर, यहाँ मीटर, ठीक है। ये वैक्यूम ग्लास ट्यूब, ये वैक्यूम ग्लास ट्यूब है, ये है तुम्हारा कैथोड, कैथोड सीट, ये है तुम्हारा एनोड सीट। यहाँ पे क्या करते हैं, सोर्स ऑफ रेडिएशन, यहाँ से सोर्स ऑफ रेडिएशन अभी बता चुके हैं, थर्मो मतलब इमिशन का 4 प्रोसेस। यहाँ सोर्स ऑफ रेडिएशन से रेडिएशन निकल रहा है, ये कैथोड है, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मेटल का सीट है, ठीक ना। जैसे ये रेडिएशन इससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक ना। वर्क फंक्शन के ज़्यादा जैसे एनर्जी मिलेगा इससे बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा तो इसमें घूमेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, वैक्यूम है, कुछ तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे अमीटर लगा के रखा था और यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो अमीटर लगा के रखा था तो क्या देखा गया कि इसमें डिफ्लेक्शन देखा गया, तो डिफ्लेक्शन देखा गया मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकला है, जरूर इससे आके इधर घूमने लगा है, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, ठीक ना, वो यहाँ शांत नहीं रहेगा, ये सीधा भागेगा किसके पास, एनोड के पास। एनोड से होता हुआ इस वायर में अगर इसको पतला तार से मिला देंगे तो ये फिर होते हुए इधर आ जाएगा, फिर ये सिलसिला चलते रहेगा जब एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, ठीक ना। और ये करंट देखो, यहाँ पे कोई बैटरी उटरी लगा है, नहीं लगा है, बैटरी नहीं लगा है, तब भी इसमें मीटर में करंट डिफ्लेक्शन देखने को मिला, कुछ नहीं है, तार है, ठीक ना, बैटरी नहीं है, ये तार है, एंड है, ठीक ना। इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तार से ये करंट ऐसे जाएगा और ऐसे फ्लो करता है, ये वोल्ट मीटर यहाँ करंट का वोल्टेज मैपर, तो बैटरी तो कहीं नहीं लगा कर रखे हैं, तो ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है बिना बैटरी के, इसको बोला गया थर्मो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। ये जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है सर, ये चारों तरह की फील्ड एमिशन है या नहीं नहीं, इसमें लगा है वो रेडिएशन वाला लगा है, ठीक ना, फोटो इलेक्ट्रिक मिशन। हाँ ठीक है, डायग्राम बनाओ पहले तब दिखाएंगे। बना लिया, लिखो। लिखो, whenever a radiation
from a source, whenever a radiation from a source emits and strike it with cathode, strike it with cathode, no electrons will escape from it. No electrons will escape from it. But if we gradually increases the frequency of the radiation, such that ब्रैकेट में लिख लो E बराबर एच न्यू, सच डेट लिखा, E बराबर एच न्यू ब्रैकेट, द photons emits now greater than or equals to phi naught मतलब वर्क फंक्शन, ठीक है, phi naught ब्रैकेट में लिख लो वर्क फंक्शन, then electrons will escape from the cathode plate. ठीक है, जो वहाँ पे सोर्स है वहाँ पे क्या किया, जैसे ऑन किए स्विच, जो सोर्स होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा स्विच ऑन करने का, तो रेडिएशन निकला, टकराया किससे, कैथोड प्लेट से, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिला क्योंकि फ्रीक्वेंसी कमज़ोर होगा तो एनर्जी तो मिल रहा होगा लेकिन उतना एनर्जी नहीं मिल रहा होगा जितना भागने के लिए चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सोर्स से वहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, दो चीज़ बढ़ा सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो जाएगा, जो भी पैकेट आ रहा है उसमें एनर्जी भर भर के और ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम वहाँ धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो एक समय ऐसा आया कि जो एनर्जी एच ई बराबर एच न्यू मिल रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, वो उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा जैसे होगा वो निकल जाएगा तो वहाँ तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम में तो जानते हैं कुछ रहता नहीं है। और हर चीज में सर यही यूज कर रहे हैं कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल तो चाहिए ही है, और क्या, ठीक ना। तुम मान लो 1 महीना से भूखे हो, ठीक ना, 1 गिलास शरबत पिला दिए तो कुछ होगा तुमसे, बाहर में बोलेंगे जाओ 4 चक्कर मार के आओ, नहीं ना होगा। लेकिन तुमको एकदम मटन चिकन रसगुल्ला सब चीज़ खिला के तब बोलेंगे जाओ आप, बोला सर सैंडविच के पूरा भागलपुर क्योंकि तुमको वर्क फंक्शन से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल चुका है, अब तुम भागलपुर दौड़ने लगे हो गए हो, समझे। तो जैसे वो निकलेगा कैथोड से निकलेगा तो तुम्हारा ट्यूब में तो रहेगा, लेकिन ट्यूब में तो वैक्यूम है, तो देखा गया कि वो सब दौड़ के चला जाता है किसके पास, एनोड के पास। एनोड से होता हुआ तार में फ्लो कर लगता है, क्योंकि एमीटर में क्या होता है तुम्हारा, रिफ्लेक्शन होता है, वो लिखा रहे हैं आप, ठीक ना, इतना समझ गए हो ना। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं किए थे, कौन किया था, और हाँ और हर्ज, ठीक ना, तो वही किया था, वही हम तुमको बता रहे हैं, ठीक ना। इतना लिखे, फिर लिखो क्या लिखे, लास्ट लाइन बोलो तो, हाँ कैथोड प्लेट एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स एनोड प्लेट and enter to it, एक मिनट, and enter to it, एक मिनट, enter to it and flown through the wire, and re-enter at cathode plate,
फुल स्टॉप। A deflection is shown in ammeter. A deflection is shown in ammeter. A deflection is shown in ammeter. Hence it proves the flow of electrons in the circuit. ठीक है, डिफ्लेक्शन के कारण हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है सर्किट में, और वो इलेक्ट्रॉन कहीं से तो बैटरी उटरी लगाए नहीं है, कहाँ से निकला है, कैथोड से निकला है, एनोड की तरफ किया है, एनोड से निकल के वापस फिर कैथोड में चला गया, ठीक ना। फिर लिखो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये पूछता है एग्जाम में, ठीक ना। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द escape of electrons, the minimum frequency at which the escape of electrons will occurs at cathode plate is called threshold frequency, threshold, threshold frequency, ब्रैकेट में लिख लो V नॉट, मतलब न्यू नॉट, न्यू होता है ना फ्रीक्वेंसी का, नॉट लिखना, नॉट जानते हो नीचे क्या लिखाते हैं, जीरो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया सोर्स से मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी जहाँ से वहाँ से एनर्जी सप्लाई करेंगे, फोटोन सप्लाई करेंगे, टकराएगा किससे, कैथोड के इलेक्ट्रॉन से, और वो बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। उससे ज़्यादा करेंगे तो और बढ़िया बात है, लेकिन मिनिमम शुरू में चूंकि बता रहे थे कि शुरू में वहाँ पे सोर्स दिए, इससे इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा था, धीरे धीरे क्या बढ़ा है फ्रीक्वेंसी, एक समय ऐसा है कि उस फ्रीक्वेंसी पे सब इलेक्ट्रॉन स्विच करने लगा, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहा होगा, वो उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सप्लाई करेंगे, फोटॉन्स जो निकलेगा कैथोड में हिट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को वहाँ से क्या कर देगा, निकालना स्टार्ट कर देगा, ठीक ना। तो दिक्कत लिखो, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी नॉट, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ न्यू नॉट। अलग अलग मटेरियल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, ठीक ना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लेमडा इक्वस टू सी बाय न्यू नॉट, लेमडा बराबर सी बाय न्यू लिखाए थे ना थोड़ा देर पहले, तो लेमडा बराबर सी बाय न्यू नॉट लिखे, उधर लेमडा में भी न्यू नॉट लगा दो, मतलब लेमडा भी नॉट लगा दो, लगाए, हाँ नॉट लगाओ, कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो तुम्हारा वेवलेंथ मिलता है इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक ना। कोई दिक्कत? अब देखो, अब एक ग्राफ बनाएंगे, एक मिनट और इसी में लिखो, द करंट फ्लोन इन दिस केस इज, द करंट फ्लोन इन दिस केस इज कॉल्ड, the current flown in this case is called photoelectric current, photoelectric current। इस केस में जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। मतलब फोटोन के कारण इलेक्ट्रिसिटी, किसके कारण, फोटोन है सोर्स, और तो कुछ किया नहीं है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी हुआ उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तो बिजली, इसका कोई जनरेटर नहीं लगा है, कोई बैटरी नहीं लगा है, फोटोन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक ना। अब एक ग्राफ इस पे रखेंगे तुम्हारा, इंटेंसिटी,
एक्स एक्सिस पे रखते हैं इंटेंसिटी को, वाई एक्सिस पे और इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक ना। तो अब देखो इंटेंसिटी मतलब बल्ब का वाट बढ़ा रहे हैं। मान लो 0 वाट, कुछ नहीं होता। यहाँ मिलेगा कुछ इसको, भागेगा। 10 वाट दिए, थोड़ा सा रहेगा। इसको तो कुछ मिलेगा, लेकिन बोलता है नहीं इतना से काम नहीं चलेगा। 20 वाट देंगे, बोलेगा इतना से भी काम नहीं चलेगा, ठीक ना। इसको चाहिए मिनिमम 100 वाट, ठीक ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 वाट। हाँ 100 वाट मतलब 100 वाट चाहिए, ठीक ना। इसको समझाना है। एक चीज देखो, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम वो लाइट सप्लाई कर रहे हैं जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रहा है, मतलब वो जो भी एनर्जी मिलेगा उसे लेके भागेगा, ठीक ना। मान लो उजला कलर का लाइट है, ठीक ना। इसको चूंकि समझाना थोड़ा सा टफ है, इसलिए बोल रहे हैं। उजला कलर का लाइट है, 100 वाट का है, 10 वाट का भी रहेगा चल जाएगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई कर रहा है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना। 10 वाट का भी मान लो, 10 वाट का बल्ब है, इससे जो लाइट का यहाँ पे तुम्हारा रेडिएशन आएगा, ठीक ना, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हर फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्वाभाविक है इससे 10 वाट के लाइट से, बल्ब से फ्रीक्वेंसी जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, भागेगा। 10 वाट से मान लेते हैं, 10 वाट से 10 गो बंडल निकल रहा है। एग्जाम्पल के लिए 10 वाट से कितना बंडल निकल रहा है? 10 वाट। 10 वाट से 10 फोटोन निकल रहा है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन को मिलेगा? 10 इलेक्ट्रॉन को। मान के चलो एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक फोटोन थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है, उसको मिलेगा, भाग जाएगा। लेकिन बल्ब कितना है? 10 वाट का है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। ध्यान से समझना, तभी ग्राफ समझ में आएगा, याद भी रहेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बुक में ऐसा लिखा है, समझ में नहीं आएगा। कितना वाट? 10। सबसे निकल रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, 10 इलेक्ट्रॉन लेगा, 10 भागेगा, कहाँ पे आ जाएगा? एनोड पे करंट फ्लो करेगा, ठीक ना। 10 की जगह पे 20 वाट, सेम कंपनी का बल्ब, ठीक ना, वही वाइट। तो सबके पास फिर से वही बल्ब, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकलेगा, फोटॉन्स निकलेगा, लेकिन इस बार कितना पैकेट निकलेगा? 10 को 20 को, 20 इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन भागेगा? 20। करंट बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बढ़ेगा। 30 वाट, कितना इलेक्ट्रॉन भागेगा? 30। क्या बढ़ा रहे हैं? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। क्या फिक्स रख रहे हैं? करंट बढ़ रहा है घट रहा है? समझ गया ना? ग्राफ हो गया। देखो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ गया? ग्राफ बनाओ, लिखा देंगे। बहुत मुश्किल है इसको समझाना। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक ना। हाँ, इफेक्ट ऑफ ये, और ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इंटेंसिटी। तुम कहाँ लिख रहा है? याद रहेगा नहीं ये चीज कैसे हुआ है? हाँ, किसको फिक्स रख रहे हैं? ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। हाँ, और 10 वाट मतलब हो गया कि 10 गो इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, मतलब ऐसा होता नहीं है, मुझे समझाने के लिए बताया है। 20 वाट 20 इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारा पड़ा है, 10 ठो को मिला, 10 ठो को मिलवे नहीं किया, तो जाएगा कहाँ से? 20 दिए तो 20 को मिल गया, 20 जाएगा, जाएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। ग्राफ बना लिए? देखो पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, वही सब चीज़ अक्रम बक्रम लिखा होगा उधर, टेक्निकल चीज़।
इसके बारे में कुछ नहीं, दूसरा ग्राफ में लिखना पड़ेगा, 1 मिनट। पैराग्राफ चेंज करके लिखो ना, ठीक है। Now, whenever the voltage of a variable source is applied and is increased, then more free electrons inside the vacuum tube attracted towards the anode plate. Hence more current flown in the circuit. Full stop. The current after a while reach a maximum value. ब्रैकेट में लिख लो सैचुरेशन। Full stop. After which it does not change as we increase the voltage. ब्रैकेट में लिख लो as no more free electrons escaped at cathode end. ठीक है, इसको समझा रहे हैं, ये दूसरा चीज है, इसके लिए फिगर बनाना होगा। ये दूसरा का ग्राफ बनाने के लिए समझा रहे हैं, ठीक ना। देखो सब चीज वही है, ये ध्यान से समझोगे, ये टेक्निकल चीज है, इसको समझना पड़ेगा फिर से। जैसे पहला समझ गए ना, दूसरा इसको समझने के लिए अभी जो बता रहे हैं वो समझना। यहाँ पे बैटरी लगा दी है, प्लस माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। नहीं, वो केमिस्ट्री में अलग होता है, यहाँ पे हम जोड़ ये बदल देंगे, फिर इधर नेगेटिव लगा देंगे, इधर पॉजिटिव, वो भी पढ़ना है। अभी एनोड को जोड़े हैं किससे? पॉजिटिव से। एनोड अरे केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, वो भी मॉडर्न फिजिक्स, ठीक ना। यहाँ हम बदलेंगे, अभी सब चीज़ यही रहेगा। कैथोड यहाँ पे एक वो एंड बना जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन एस्केप होता है, जहाँ केमिस्ट्री अलग चीज़ है। कैथोड अब देखो समझ लो, अभी जो लिखा है वो बता रहे हैं। ये जो यहाँ पे बैटरी लगाए हैं, तो बैटरी का मतलब पोटेंशियल, लेकिन ये जो पोटेंशियल है ये एरो लगा दिए। एरो का मतलब होता है ये वेरिएबल पोटेंशियल। जैसे सर्किट में एरो लगा दे, समझ जाओ वेरिएबल है। रेसिस्टेंस में ये एरो लगा दिए, वेरिएबल हाँ, वेरिएबल पोटेंशियल लगा रहे हैं, ठीक ना। तो वेरिएबल पोटेंशियल लगा रहे हैं मतलब एनोड एंड किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक ना। तो पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो जैसे ही एनोड का एंड पोटेंशियल से लगाएंगे, इसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, ले रहे हैं,
सोर्स ऑफ रेडिएशन, ठीक ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से जा रहा था इधर बेचारा, नहीं, तो पहले तो ये एनोड था, इधर से निकलता था, इधर जाता था, इसमें दिखता था। अब हम क्या किए कि वेरिएबल पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किए, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर बढ़ाएंगे तो ये और मोर पॉजिटिव होगा। मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जोर से कि जल्दी से आ जाओ, ये भी कहेगा आ रहे हैं तुरंत, नहीं आएगा। ये बढ़ाएंगे और पॉजिटिव हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ये पॉजिटिव होगा उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, उतना तेजी से करंट फ्लो करेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। लेकिन इसका भी तो लिमिट, ये तो फिक्स है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन इससे यहाँ पे एनर्जी दे रहा है, इसे छूटने का रेट ये तो फिक्स है। लेकिन इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको ये तेजी से खींच रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पता चला सब इलेक्ट्रॉन को खींच के ये इसमें फ्लो कर दिया है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन छूटेगा तब ना ये इसके पास खींचाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे, पहले तो शुरू में ये पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचा, करंट ज़्यादा फ्लो किया, ये बढ़ा दिए, चाबी और घुमा दिए, ये और पॉजिटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये सब इलेक्ट्रॉन को खींच के इसमें बहा दिया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है ही नहीं है। तो उस कंडीशन में जो करंट का फ्लो होगा मैक्सिमम होगा, नहीं होगा। अरे एक समय के बाद ना, जब खींच के पता चला एक बार 100 को खींचेगा, फेंक दिया इधर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया वो मैक्सिमम हुआ होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब 100 यहाँ पे छोड़ रहा है, 100 खींच के फेंक रहा है एक बार में, फिर ये 100 छोड़ेगा, 100 200 101 तो ये छोड़ नहीं रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 100 छोड़ेगा। इसका हम वोल्टेज बढ़ाइएगा क्या करेंगे, तब तो ये 100 को ना खींचेगा, ठीक ना। अब रूम में क्या कहता है, 5 पैकेट, पहले 1 पैकेट आया, दे दिए एक बच्चा को, ठीक ना, 10 पैकेट आएगा, 10 को बच्चा को दे दिए। अब सर्व करने वाला 10 गो है, अब 100 गो बच्चा रहेगा, देंगे तो हम 10 ही 10 गो, ठीक ना। मतलब 10 से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकते। अब यहाँ वोल्टेज बढ़ाइए कि क्या होगा, 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अभी खींच ही नहीं सकता है, 100 गो इलेक्ट्रॉन है, 100 को ही छोड़ रहा है, 100 को एक बार में खींच लेगा। मतलब एक बार, एक समय ऐसा आएगा करंट का फ्लो का रेट स्थिर हो जाएगा। हाँ, सेचुरेशन जैसे होता है ना, चीनी घोलते घोलते, अब अच्छा थोड़ा कि एक गिलास पानी में 1 किलो चीनी घोलते रहोगे तो घुराएगा, एक समय के बाद नहीं घुलेगा, सेचुरेशन लेवल पर बोलते हैं, ठीक ना। तो अब हमको इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वो मैक्सिमम करंट जितना हो गया उसके बाद वो नहीं बढ़ने वाला है, ठीक ना, कोई दिक्कत। वही चीज़ अभी पढ़ा है, ठीक ना। तो ग्राफ, ग्राफ इस बार बनेगा किसका ये डायग्राम बना पहले, बगल में इसका ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ बनाओ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले रहे हैं एनोड पोटेंशियल, एनोड का पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है, करंट देखो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, एकदम लेवल में आ गया, मतलब ये बढ़ेगा, बढ़े, ठीक ना। हाँ, हाँ, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं घटेगा, नहीं, वो फिक्स रहेगा, ठीक ना।
ग्राफ के इधर बार नेगेटिव, इसको एंड उल्टा कर देंगे, हम बताएंगे। अब मैथ अब नहीं हो पाएगा, तो एक से हो गया। ठीक है, एनोड अभी हम पोटेंशियल जो लिए हैं पॉजिटिव लिए हैं, ठीक ना। अगर आप देखो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक करंट कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा, वैल्यू बढ़ते बढ़ते सेचुरेशन पे पहुंच गया। नेगेटिव का मतलब समझा रहे हैं इधर, ठीक है, लिखा। अब एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें तब। लिखो पैराग्राफ चेंज करके, वेन एवर वी इंटरचेंज द टर्मिनल, whenever we interchange the terminal of the battery, whenever we interchange the terminal of the battery and increase the voltage, and increase the voltage, then anode gets more negatively, then anode gets more negatively, लिखे। Now it repels more electron, और नेगेटिवली चार्ज now it repels more electron inside the tube, inside the tube, and hence less electron reach at anode, reach at anode, full stop. Hence current flown decreases, and after sometimes current flown becomes zero. Current flown becomes zero whenever voltage increases. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, the voltage at which the voltage at which the current flown is zero, the voltage at which the current flown is zero is called the current flown, the voltage at which the current flown is zero is called stopping potential, stopping potential। ब्रैकेट में लिख लेना V नॉट, V मतलब पोटेंशियल, नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखा। देखो ये क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, मतलब पॉजिटिव की जगह पर क्या चीज नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो नेगेटिव, ये नेगेटिव अब चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो और नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो ये खुद नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि भगाएगा, भगाएगा। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी भर भर के ले रहा है, इधर आना चाहेगा, तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन को भगाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सब इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर बहुत तेजी से आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें घुस के दौड़ने लगेगा, तो करंट पहले जितना बह रहा था उतना बहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये कहेगा नहीं अब नहीं आने देंगे इधर, लेकिन बहुत तेजी से आ रहा है, वो लड़ते लड़ते चला जाता है, ठीक ना। लेकिन फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो और ही मजबूत हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को और रिपेल करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इधर से कितना भी तेज इलेक्ट्रॉन आएगा ये जाने ही नहीं देगा, रोक लेगा। तो एक वो जो वोल्टेज होगा उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। तो क्या करेगा, ये कब होगा, जब इस इधर से कितना काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी इधर जो तुम्हारा पोटेंशियल के कारण एनर्जी होगा, ठीक ना, उसको रोकेगा, बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम हाँ हाँ, तो के मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना, बराबर। डब्ल्यू बराबर याद होगा क्यू भी, पढ़ाए थे ना, जितना वर्क करते हैं वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे स्टॉप करने के लिए जो वोल्टेज है यहाँ पे, यही तो है तुम्हारा वी नॉट। देखो करंट यहाँ पे कुछ था, घटते 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 क्या हो गया, ये ग्राफ जीरो पे आ गया। तो यहाँ पे जो आया है वो वोल्टेज कब था, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव ना। तो निगेटिव इधर धीरे धीरे बढ़ाए वोल्टेज, बढ़ाए बढ़ाए, एक समय ऐसा आया कि वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते करंट देखो गिर रहा है, गिरते गिरते करंट क्या आ गया, जीरो। इधर पॉजिटिव वोल्टेज, इधर नेगेटिव। ये वोल्टेज कैसा है, स्टॉपिंग वोल्टेज, ये स्टॉपिंग वोल्टेज है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू वी नॉट, ठीक है, के मैक्सिमम। वो ग्राफ में भी बना लेना। और बड़ा चैप्टर है। हम्म, और बड़ा है। हाँ 4 ग्राफ है, 2 को हुआ ना अभी, 4 गो ग्राफ है, 2 ग्राफ हुआ है, 2 ग्राफ और बनाएंगे, इसीलिए तो कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये सबसे तुम्हारा जो रेडिएशन ये है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, कोई दिक्कत, ठीक है। क्यू को ना यहाँ पे ई कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्यू यहाँ पे कौन है, अंदर में इलेक्ट्रॉन है, काट के ई कर दो। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, चार्ज का यहाँ पे कौन है, कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, समझ गए। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, ई इंटू वी नॉट। वी कौन सा वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज। हाँ, ये डायग्राम नहीं बनाया हो, पहले बनाया था ना, ये बनाया था ना, हाँ नहीं ये अलग से बनाओगे। सर इसमें तो सेम साइड ही है सर, इसी साइड डायग्राम। अच्छा वो नहीं, दूसरा डायग्राम नहीं, वो तो हम बता दिए हैं, सिर्फ इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, नहीं बनाना है, ठीक ना। ये बनाया था ना, हाँ तो हो गया, ग्राफ कंप्लीट किया। हाँ, फिर अब लिखो तीसरा ग्राफ के लिए तैयारी। ये ऐसा ही पढ़ाना ही पड़ता है, ठीक ना, पढ़ाते जाओ समझाते जाओ, इसमें करोगे क्या, कोई ऑप्शन थोड़ा है, ऐसा है ही चैप्टर, बुक पढ़ोगे तो बुक में यही लिखा है, कुछ नहीं कर सकते उसको, लॉजिक बीच बीच में जो पढ़ा रहे हो समझ में आएगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल चेंज, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल चेंज। हाँ तीसरा ग्राफ का ब्रैकेट में लिखना, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स फिक्स्ड। अब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे मतलब चेंज करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या करना है, कांस्टेंट। मतलब उजला कलर का बल्ब लगाएं तो उजले कलर का लगाएं, खाली वाट बढ़ाएंगे 100 200, ठीक ना, तब देखते हैं क्या होता है। लिखो नाउ मोर फोटॉन्स, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटॉन्स क्या होगा, ज़्यादा नंबर में रिलीज होगा। नाउ मोर फोटॉन्स रिलीज्ड, नाउ मोर फोटॉन्स रिलीज्ड एंड मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड। जितना ज़्यादा फोटॉन जाएगा, पहले 10 को मिला था, 20 को मिलेगा, 20 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। नाउ मोर फोटॉन्स रिलीज्ड एंड मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड फ्रॉम द कैथोड, लिखा। एंड रिच्ड RACHT रिच्ड मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड, एनोड, hence more current flown in circuit, more hence more current flown in circuit, लिखा, फुल स्टॉप, hence more photoelectric current flown in circuit, hence more photoelectric current flown in circuit। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो,
क्या बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक ना। तो पहले सेचुरेटेड हो गया, ये करंट I1, ये यहाँ पे V0। अब अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक ना, तो करंट जो बढ़ेगा वो ये I2, लेकिन ये तुम्हारा V0 सेम रहेगा दोनों का। ऐसा नहीं कि ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा नहीं होगा, ठीक ना। मतलब I2 ग्रेटर देन I1, लेकिन V0 क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, V2 कांस्टेंट रहेगा। ग्राफ बनाओ। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसीलिए, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ से मत लेना, इसको ऐसे लेना, ठीक है। ये दोनों का स्टॉपिंग वोल्टेज दोनों केस में सेम रहेगा, ठीक ना। लेकिन करंट, अरे सोचने वाली बात है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा छूटेगा, एनोड के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तार में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट बढ़ेगा। लेकिन एक सेचुरेशन तो हो ही जाएगा इस केस में भी, ठीक ना। लेकिन स्टॉपिंग वोल्टेज दोनों केस में ही सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तब सैचुरेशन पॉइंट पे आता है जब सेचुरेटेड हो गया तुम्हारा, जितना इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, ठीक ना। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो करंट तो ज़्यादा बहेगा ही। लेकिन एक बार जब इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ से ज़्यादा नहीं निकल रहा है, खींच के करेगा क्या, ठीक है। तो ये पहला केस का हो गया, ठीक है। ग्राफ बनाए। अब क्या करेंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, व्हेन frequency will change, when frequency will change bracket but intensity remains constant, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा ये इसमें तीन चीज का दिया, देखते हो, I1 I2 I3 सबका सेम है। इसका सेचुरेशन नहीं बदलेगा लेकिन ये बदल जाएगा, इसमें V0 बदल जाएगा। हाँ V0 बदल जाएगा। इस पे लेंगे क्या चीज, फ्रीक्वेंसी, इस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, V01 V02, ठीक है, लिख लो। V0 मतलब V1 V2 नहीं, V0 मतलब स्टॉपिंग, अच्छा हाँ ठीक ना। स्टॉपिंग वोल्टेज 1, स्टॉपिंग वोल्टेज 2। एक मिनट, इसको नहीं, इसको काटना पड़ेगा, रुको। ग्राफ ठीक नहीं बना है, रुको, इसको काट दो, ठीक ना। बढ़िया से ग्राफ बनाते हैं। इस पे क्या ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी,
सही बन रहा है। ये मान लेते हैं ये है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3। फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखते हैं, ये V01, V02, V03। फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी 3। तो फ्रीक्वेंसी 1 छोटा है, फ्रीक्वेंसी 2 3 नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा है, वहाँ पे स्टॉपिंग वोल्टेज देखा जाए निगेटिव में सबसे ज़्यादा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। लेकिन ये मैक्सिमम करंट सबका सेम होगा। हाँ, सैचुरेशन सबका सेम, स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक ना। उसका रीजन बता देते, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो सब बंडल में एनर्जी ज़्यादा रहेगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब हर बंडल में जैसे 100 जूल था, अब बढ़ा दिए 200 जूल हो गया, वही बंडल में 200 जूल है। काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगा पहले 10 का स्पीड से भाग रहा था 100 जूल में, 200 मिलेगा तो 20 का स्पीड से भागेगा। उधर जो स्टॉपिंग वोल्टेज है आएगा, मारेगा, ठोकर निकल जाएगा, ठीक ना। तो उधर भी स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ाना ना होगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा ना। लेकिन ये तो हमेशा बेचारा नेगेटिव होता है, समझे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, स्टॉपिंग वोल्टेज जोर और लगाना पड़ेगा और उधर देना पड़ेगा करंट, ठीक ना। लेकिन सेचुरेशन वो तो जानते हैं, एक लेवल के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है उतना, समझ गए ना। बना लो, बहुत अंदर का चीज़ बताएं, ठीक है, रहने दो आज इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाती है। आइंस्टीन इक्वेशन कल पढ़ाएंगे, कल ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक ना। हाँ, तो आधा पढ़ाइए दिए हैं। एक बार घर में जाकर इसको फिर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, या लेक्चर फिर से देख लेना, ठीक ना, क्योंकि पूरा समझने वाला चीज़ है। भूल जाओगे तो कहीं समझ में नहीं आएगा।